कम वक्त में अमीर बनने की ख्वाहिश में एक दोस्त ने किया अपने जिगरी दोस्त का कत्ल और अपने ही ऑफिस के किचन में गड्ढा खोद के रखा हुआ था। उसको कत्ल करने के बाद उस गड्ढे में दफन कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ादिया मुमताज, लॉपिक जर्नलिस्ट। आज मैं आपसे अपने ही एक केस के बारे में डिस्कशन करना चाहती हूँ। ये एक केस है मर्डर ट्रायल का, कि किस तरीके से एक दोस्त ने अपने जिगरी दोस्त का कत्ल कर दिया और वजह सिर्फ चंद पैसों को हासिल करना था, शॉर्टकट मारना था और किस तरह से खुद को अमीर बना लेना था। कहानी कुछ इस तरीके से है कि असफर नामी शख्स, जिसकी उम्र 30-32 साल थी, दुबई से पैसे कमाकर जब वापस कराची आया तो उसने अपने दोस्त अली के साथ ये डिस्कशन किया कि मेरे पास 9-10 करोड़ रुपए हैं और मैं बहरिया के पास कोई फजाइया सोसाइटी है, वहां पर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। इस बात को अली ने अपने दोस्त आसिफ उस्मान के साथ डिस्कस किया और उसने कहा कि उसके पास बड़े पैसे हैं। इन दोनों दोस्तों ने मिलकर बहुत सफाकाना प्लान बनाया और जिसमें इनको 6 महीने लगे। और इस प्लान में इन्होंने सबसे पहले एक ऑफिस खरीदा और जिसके किचन में 6 फुट गहरा गड्ढा खोद के रख दिया था, कि जहां इनकी इंटेंशन थी कि इस गड्ढे के अंदर असफर को दफन करेंगे। इसके बाद इस 6 महीने के अरसे में असफर की शादी हुई। असफर की शादी होने के बाद असफर बाहर घूमने चला गया अपनी बीवी के साथ, और फिर जिस दिन जब वो वापस आता है तो दूसरे दिन अली उसको फ़ोन करता है और उसको ऑफिस बुलाता है। असफर तकरीबन 11-11:30 बजे तक अली के ऑफिस चला जाता है और वहाँ वो दोनों बातें करते हैं। मीनवाइल वहाँ एक बैल बजती है और ये तीसरा शख्स आसिफ उस्मान ये आता है और ये तीनों आपस में झगड़ने लगते हैं, क्योंकि इन्होंने प्लानिंग पहले से की हुई होती है। तो बातें इस तरह हुई कि जानबूझकर उसको झगड़े में तब्दील कर दिया जाए। तो असफर खड़ा होता है और कहता है कि भाई मैं जा रहा हूँ, लेकिन इसको वहीं गिराकर इन दोनों ने सफाकी से और बेरहमी से उसका गला और नाक दबाकर वो कत्ल कर दिया और उसकी बॉडी को ग्रीन कलर के तिरपाल के अंदर लपेट के उस गड्ढे में दफन कर दिया। असफर को उस 6 फीट के गड्ढे में दबाने के बाद वो उसका मोबाइल और वॉलेट लेके उस गाड़ी को अपने ऑफिस के सामने से हटाने के लिए लेके जाता है और मेट्रोविल के पास छोड़ देता है। उसके बाद असफर के वालिद का फ़ोन अली के पास आता है कि असफर अभी तक घर नहीं पहुंचा, क्योंकि इस तमाम टाइम में तकरीबन रात के 9-10 बज गए। तो अली उनको रिप्लाई करता है कि असफर तो 1-1:30 बजे तक मेरे पास से चला गया था, अंकल मैं आपके पास आता हूँ, आप परेशान नहीं। और फिर अली असफर के वालिद के पास जाता है और फिर ये लोग थाने पहुंचते हैं। वहाँ पर FIR उसकी गुमशुदगी की दर्ज कराई जाती है और इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता है और जिसमें अली का नाम भी आता है और अली को इन्वेस्टिगेशन के लिए रोक दिया जाता है। वहाँ अली बहुत ज़्यादा घबराता है और अपने दूसरे दोस्त को फ़ोन करता है कि भाई तुमने कहा था कि पुलिस के मामला सारे मैं देख लूँगा, तो ये तो मुझे इन्होंने यहाँ पे रोक लिया है। बहरहाल ये 20 दिन जो है कस्टडी में रहा अली, और अली ने ही असफर के वालिद को कहता है कि अंकल आप मुझे बाहर निकालें, मुझे मालूम है कि किन लोगों ने असफर को जो है अगवा किया है, मैं आपको उसको ढूंढने में मदद करूंगा। जिस पर असफर के वालिद ने उसकी बेल जब फाइल की जाती है उस पर नो ऑब्जेक्शन देते हैं और अली बाहर आ जाता है। और कितने ही 2 महीने तक अली जो है असफर के वालिद के साथ उनको ढूंढने की कोशिश करता रहा कि अली मिल जाए, और उनको इस बात का यकीन दिलाता रहा कि असफर जिंदा है और उसको किसी ने पैसों की वजह से अगवा किया। अब सवाल ये है कि असफर के कत्ल का पता कैसे चला? पता इस तरीके से चला कि जब हमने हाई कोर्ट में मिसिंग पर्सन की पिटीशन फाइल की, जिसमें रेंजर्स को भी पार्टी बनाया, और जब वहाँ पे नोटिसेस गए उस वक्त रेंजर्स जो है वो हरकत में आई और जहाँ से गाड़ी मेट्रोविल के पास से जब गाड़ी जहाँ से बरामद हुई थी वहाँ से उन्होंने CCTV फुटेजेस दी। उन CCTV फुटेजेस में अली जो है उस गाड़ी से निकलता हुआ नजर आया और उसके फौरन बाद रेंजर्स ने अली को गिरफ्तार किया और थाने में लेकर आए हैं। और उसके बाद अली ने जो फरफर पूरी कहानी सुनाई है, उसी दौरान रेंजर्स ने अली की कस्टडी जो है पुलिस वालों को दी और उसके बाद अली ने पॉइंटेशन पर असफर की लाश जो कि वहाँ उनके किचन में दबी हुई थी निकलवाई। अली ने ये भी बताया कि जब से मैंने असफर का कत्ल किया मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गया था और 1 महीने पहले मैंने इस बात का जिक्र अपने वालिद से भी किया।
اور میرے والد صاحب نے کہا کہ اب تم چپ رہو اور اس بات کو چھپا کے رہو۔ تو اس کیس میں ان کے والد صاحب کو بھی ایکیوز قرار دیا۔ اصفر کے قتل سے لے کر اصفر کی لاش ملنے تک کا پورا وقت 10 مہینے کا لگا، اور 10 مہینے کے بعد اصفر کی لاش اس گڑھے سے برآمد ہوئی، اور پھر اس کا ڈی این اے بھی کیا گیا، اور جس میں یہ کنفرم ہوا کہ یہ اصفر ہی ہے۔ لیکن اصفر کے والد صاحب نے جس ٹوٹے دل سے، آنسو بھری آنکھوں سے سوال علی سے کیا تھا کہ بیٹا تم کو پیسے ہی چاہیے تھے تو تم پیسے لے لیتے، تم نے میرے اکلوتے بیٹے کو جان سے کیوں مار دیا؟ جس پر اس نے کہا کہ انکل ہمارے پلان میں یہی شامل تھا کہ ہمیں اسے مار دینا تھا، کیونکہ اگر وہ نکل جاتا تو وہ مجھے پہچان لیتا اور مجھے حوالات بھیج سکتا تھا، اس لیے ہم نے اس کو مار دیا۔ اس وقت علی جو ہے سلاخوں کے پیچھے ہے، اور اس کے وکیلوں نے کئی بار اس کے لیے ضمانت کی درخواست لگائی ہے، لیکن اس کو ضمانت نہیں ملی ہے۔ کیس بھی تقریباً چل چکا ہے، تمام گواہیاں چل چکی ہیں اور فیصلے کے قریب ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ قاتل کو اس کے قتل کی، اس کے جرم کی سزا ضرور ملے گی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ تمام جو سٹوری ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، یہ صرف اس لیے کہ جس طریقے سے ہمارے بچے، لڑکے کچھ بھی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، فیس بک پر شیئر کرتے ہیں، فون پر شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں، کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ دوسرے کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ تو خدارا اپنے پیسے، اپنے ایسٹس، اپنی جو بھی سکسیس ہے اس کو اپنے تک رکھیے، دوسروں کو مت بتائیے۔ کسی پر بھروسہ آج کے وقت میں کرنا، میں نے جس طریقے سے آپ کو یہ سب بتایا، کس طریقے سے ایک جگری دوست نے دوسرے جگری دوست کا قتل کیا اور کس بے ایمانہ قتل کیا ہے، سفاکی سے قتل کیا ہے۔ تو یہ چیزیں تو یہی ہیں کہ جس طرح ہمارے بڑے بزرگ کہہ گئے کہ زن زر زمین پر ہی سارا جھگڑا ہے، تو بالکل یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ کس طریقے سے پیسے کے لیے ایک دوست نے دوسرے دوست کو قتل کر دیا۔